नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि लगातार आंसर राइटिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम आपको वीडियो देंगे और मंडे से करना था, हालांकि मंडे को नहीं हो पाया है, लेकिन आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली बार ये प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो कोई खास रिस्पॉन्स आपका नहीं मिला। लगभग 35-40 क्वेश्चन कराने के बाद उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जब भी अच्छी चीज होती है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसको बंद कर देना ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए इस बार फिर से इस उम्मीद पर शुरू करने जा रहे हैं कि आपका शानदार रिस्पांस रहेगा। प्रॉपरली आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे और आप अपना बेनिफिट भी लेंगे। केवल लाइक कमेंट शेयर नहीं, बल्कि इसके आगे जरूरी है कि आपको इसका फायदा भी मिले। आप अगर लगातार 1 महीने तक इस क्लास को करते हैं तो एक बात निश्चित है कि आप लिखना सीख जाएंगे। आंसर राइटिंग में क्या क्या ध्यान रखा जाए ये आपको समझ में आ जाएगा। आज आपके सामने पहला प्रश्न रखा हुआ है और इस प्रश्न को हम पहले ब्रेक करेंगे, एक एक टुकड़े में तोड़कर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन होता है उसको तोड़ें कैसे, ब्रेक कैसे करें, पोस्टमार्टम मेथड के माध्यम से इसको हल कैसे करें, है ना। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के अपने अर्थ होते हैं, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के अपने तरीके होते हैं, पैटर्न होता है। उन सब चीजों को समझेंगे। यहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी विषयों के प्रश्न को कराएंगे। एथिक्स के क्वेश्चन भी को कराएंगे। एक दिन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। कोशिश करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना बने। और साथ में इस प्रश्न के समाप्त होने के बाद आपको मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा, और मॉडल आंसर खुद से तैयार किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। आप अगर पीसीएस, इसके अलावा बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए जरूरी हो जाती है। प्रश्न दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्हें हम आधुनिक भारत में अपना सकते हैं। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वी एडॉप्टेड इन मॉडर्न इंडिया। प्रश्न की लिमिट है 250 वर्ड, यानी यहां आपको 250 शब्दों में अपने आंसर को देना है। तो पहले आपकी क्लास थोड़ा सा लेंदी बनेगी। जो पहली क्लास है इसमें समझाना पड़ता है कि एक प्रश्न में क्या क्या लिखना होता है, इसको समझिएगा। जब भी आप कोई प्रश्न लिखेंगे इन बारीकियों को ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी चीज है। आज की क्लास लंबी रहेगी, इसके बाद की सारी क्लास आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर देखने को मिलेंगी। जब भी कोई प्रश्न आप देखें तो क्या क्या डिमांड होती है। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, यानी अगर आपको कोई भी प्रश्न लिखना है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं कि ये है आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन। भूमिका दैट मीन्स इंट्रो। भूमिका के बाद सेकेंड पार्ट आता है, उसको कहते हैं मेन पार्ट। थर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष, और मेन पार्ट का मतलब है मुख्य भाग। जब आप प्रश्न का आंसर लिखेंगे तब आप ये नहीं लिखेंगे कि ये मेन पार्ट है, ये कंक्लूजन है, ये सब नहीं लिखना है। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, अभी आप लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप बेशक इनको लिखकर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। देखिए, भूमिका का मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न जिस टॉपिक पर आधारित है उसके बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच, एक ओवरऑल व्यू दीजिए। उस टॉपिक के बारे में कम शब्दों में यहां पूरा लिखना है। अगर प्रश्न की लिमिट 250 वर्ड है, लगभग 250 शब्द में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको यहां पर लगभग 35 टू 40 वर्ड, 35 टू 40 वर्ड इंट्रोडक्शन में देने पड़ेंगे। यानी 30 से 40 शब्द आपको क्या देने हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा, वर्ड काउंट नहीं करने हैं, ये नहीं करना है कि 30 शब्द हुए, 28 हुए, 29 हुए, नहीं। अगर 25 शब्द में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, अगर 45 शब्द में हुआ तो अच्छा है। लेकिन इंट्रोडक्शन को इतना नहीं खींचना है कि 70-80 शब्द में आ गया, नहीं तो जितना आप इंट्रोडक्शन को खींच देंगे ना, उतना आपके पास इनके लिए कंटेंट कम बचेगा।
वर्ड लिमिट कम बचेगी, इसीलिए इस बात को ध्यान देना है। अब बात करते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट का मतलब है कि प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है उसको बताना, सही मायने में जिसको आंसर कहा जा रहा है वो ये है मेन पार्ट। यहां पर आप लगभग आपके पास बचेंगे 170 टू 180 वर्ड, यहां पर आपको इतने शब्द मिल जाएंगे और इसके अलावा लगभग 35 से 40 शब्द आपके पास यहां होंगे। ये एक मोटा मोटा आइडिया है, एग्जैक्टली आपको काउंट नहीं करना है इन शब्दों को। 35 से 40 शब्द आपके पास यहां होंगे। ये 3 पार्ट है, तो भूमिका, मेन पार्ट और कंक्लूजन, निष्कर्ष। पहले एक एक के बारे में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे भूमिका की। तो भूमिका का मतलब है जिस टॉपिक की आपसे बात की जा रही है उस टॉपिक के बारे में आपकी जो समझ है, उस समझ को उस प्रश्न के आंसर से जोड़कर लिखिए जो आपसे पूछा जा रहा है। उसी के एस्पेक्ट होने चाहिए, कुछ अलग नहीं लिख सकते हैं। हां, भूमिका शुरुआत करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आप निबंध की भूमिका लिखते हैं तो वहां आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई वाक्य लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई स्टोरी अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। ये बात करेंगे निबंध में। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा गया है तो उसी प्रश्न से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित बातों को संक्षिप्त में बता दीजिएगा। और दूसरा होता है मेन पार्ट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। मेन पार्ट में आपको क्या क्या सपोर्ट करेगा, पहले इसको देखिएगा। जब मेन पार्ट की आप बात करेंगे तो यहां आपको आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। और समझ कहां से आएगी? आपके पास 3-4 उपकरण हैं। पहला है एनसीईआरटी। अगर आपने बेसिक रूप से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है तो यहां आपको मदद मिलेगी। एनसीईआरटी के अलावा आपके क्लास नोट्स, अगर आप क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू तो हर टॉपिक पर अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं और वहां आपके पास पर्याप्त नोट्स होता है, कंटेंट होता है जिसको आप यहां ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक का मतलब है जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, जैसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है हिस्ट्री के लिए, है ना, एंशिएंट इंडिया के लिए शर्मा जी की बुक है। इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक भी आपको तब समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर है, यानी अगर आपकी इस पर कमांड है अच्छी, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी पर, तो आपको बेसिक बुक समझ में, स्टैंडर्ड बुक अच्छे से आएंगी। ये समझ नहीं है तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। तो टॉपिक के लिए आपके पास ये है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न की हमने कहा ना कुछ जरूरतें होती हैं। अगर आपसे गरीबी के बारे में पूछा गया, आप गरीबी पर बहुत कुछ लिखकर चले आए तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर सिर्फ उससे नहीं मिल रहे हैं, और भी चीज यूज करनी है। जैसे आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न पूछने वाले की एक इच्छा होती है कि आप उसको कुछ फैक्ट्स बताएं, तथ्य बताएं। फैक्ट्स कहां से आएंगे? अब जैसे उसने कहा कि भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या, आप लिख कर आए हाँ भारत में बहुत बड़ी गरीबी फैली हुई है, अधिकांश लोग गरीब हैं। अब अधिकांश लोग मतलब कितने परसेंट लोग गरीब हैं? कोई सर्वे, कोई डेटा तो होगा। तो फैक्ट्स का मतलब है यहां आपके पास अगर हिस्ट्री की कोई बात है, उसका कोई फैक्ट्स है आपके पास उस समय का, वो इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का कोई फैक्ट्स है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली हम फैक्ट्स की यहां बात कर रहे हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट है, अगर कोई रिपोर्ट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अगर किसी इंटरनेशनल संस्था ने कोई रिपोर्ट दी है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस संस्था का नाम सहित आपको याद होना चाहिए। रिपोर्ट में आपको नेशनल यानी नीति आयोग वगैरह की रिपोर्ट हो सकती है और इंटरनेशनल रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा आपके पास मिनिस्ट्री का डेटा हो सकता है। मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग रिपोर्ट वगैरह जारी कर रहा है। आप अच्छे से देखते हैं, मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे, पीआईबी पर जाएंगे तो पीआईबी में सारा कुछ आता रहता है मंत्रालयों का। जो जो मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं वो सारा आपको कहां मिलता रहता है? यहां मिलता रहता है। तो मिनिस्ट्री का जो डेटा है या मिनिस्ट्री की वेबसाइट, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होता है ऑथेंटिक डेटा। इस डेटा का उपयोग आप करेंगे प्रश्न के आंसर में। ये आपके प्रश्न के आंसर को और बेहतर बनाएंगे और मार्क ज्यादा दिलाएंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यानी गरीबी पर पूछा तो आप गरीबी गरीबी लिख कर चले आए, ना आपके पास डेटा है ना कुछ है, तो नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो लिखने
टॉपिक की समझ होने से आपको ये तो पता है कि टॉपिक आप जानते हैं, लेकिन आपके पास फैक्ट्स नहीं है। तो कहा भी जाता है कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट भी खाली रहता है। ठीक, तब मिनिस्ट्री का डेटा हो गया, रिपोर्ट हो गया, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। इन सब से आप डेटा ले सकते हैं और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, चाहे हिंदी लीजिए इंग्लिश लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता खास, लेकिन पेपर को पढ़ने का आपका परसेप्शन अपना होना चाहिए। क्योंकि बायस्ड पेपर जब होते हैं ना, उसको आप उन्हीं के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। इसके अलावा कंक्लूजन, कंक्लूजन के बारे में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर आप किसी प्रश्न का निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं और उस निष्कर्ष में नेगेटिविटी आपने फैला रखी है, उस प्रश्न में निष्कर्ष में कोई सलाह है, कोई सुझाव आपके पास नहीं है, बस आपने प्रश्न की बात को एज इट इज लिख दिया। जैसे कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक पूछा गया, जैसे पूछा गया मृदा अपरदन, तो लास्ट में लिख कर आएंगे इस प्रकार से मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है और हमें इसको दूर करने के उपाय करने चाहिए। अरे करने तो चाहिए, पर क्या करने चाहिए तो बताओ, ये कौन बताएगा, है ना। कुछ सलाह, कुछ सजेशन होने चाहिए आपके पास। अधिकारी बनना है ना, तो सलाह सजेशन लेकर चलना पड़ेगा। तो दो तीन बात याद रखिएगा, पॉजिटिव होना चाहिए और सुझाव आधारित होना चाहिए। सुझाव आधारित, कोई भी समस्या हो अधिकारियों का काम होता है उस पर सुझाव देना, समस्या को दूर करना। ये बात याद रखिएगा। अगर आप इतना याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आज की क्लास लंबी होगी क्योंकि आपको ये समझाना है। ठीक, अब प्रश्न को लिखने के भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। प्रश्न को लिखने के तरीके का मतलब है कि प्रश्न कैसे लिखा जाए। पहली बात तो आप ये समझिएगा, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कर पाना सबके लिए चैलेंजिंग है। और ये आयोग इस प्रकार का पेपर जानबूझकर बनाते हैं क्योंकि आपका चैलेंज हो, और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा जब तक आपके लिखने में। यानी इमला की तरह से लिख कर चले आओगे ना, तब 20 क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाओगे कभी भी। तो अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ वेरिएशन लाओ आंसर राइटिंग में। जैसे जहां आवश्यकता हो वहां पर आपको पूरा मैप यूज करना है, मैप के अलावा फ्लो चार्ट यूज करना है, डायग्राम आपको बनाना है। और जहां कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे यानी तुलना वाले, तो तुलना करने का जो परंपरागत तरीका है ना, इसको यूज करना है। ये सारे तरीके अगर अपनाओगे तो आपका 20 क्वेश्चन आराम से हो पाएंगे। और वैसे भी आप अगर 20 क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से लिखने की कोशिश करोगे तो उनका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैप कहां यूज करना है ये आपको समझ होनी चाहिए। अब गरीबी दिखाने में मैप का क्या प्रयोग करोगे, जहां डायग्राम हो सकता है वहां डायग्राम बनाओ, जहां फ्लो चार्ट हो सकता है फ्लो चार्ट बनाओ। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि जिस क्वेश्चन में मैप बन ही नहीं रहा वहां मैप बनाए हुए हैं। ये आपको अपनी समझ से काम लेना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, तुलना, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं आज पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, और आंसर राइटिंग का सिर्फ एक तरीका है, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे और जितना सीखेंगे उतना सुधार करेंगे। बाकी कोई तरीका है नहीं इसका। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्हें आधुनिक भारत में हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि भूमिका, क्या लिखा जाए इसकी भूमिका में। अब 3-4 तरीके से हम आपको बता देते हैं। जैसे इसकी भूमिका अगर हमको लिखनी है तो हम क्या बोलेंगे। अब ये प्रश्न आप ही के सामने हमने पढ़ा है, बाकी यहां और कुछ लिखा तो है नहीं। अब अगर हमको इसकी भूमिका देनी तो हम कहेंगे कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता अपने समय में इतनी आधुनिक थी कि उसमें जिस प्रकार की अवसंरचना का प्रयोग हुआ है या निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से शहरों को नियोजित ढंग से बसाया गया है, उन सभी को वर्तमान में हम अपना सकते हैं। ये पसंद नहीं आई, दूसरा लिख सकते हैं,
हड़प्पा सभ्यता अपने विशेष नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जैसे वहां की ड्रेनेज व्यवस्था, वहां पर जल निकास की प्रणाली, वहां पर जिस प्रकार से आधुनिक तरीके से भवनों का निर्माण किया गया, सड़कों को पक्का बनाने का प्रयास किया गया। इन सभी चीजों को देखते हुए वर्तमान में हम नगरीकरण में इन सभी विशेषताओं को शामिल कर सकते हैं। यह भी नहीं तो दूसरा सही। यानी कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप क्या लिखें, बस वर्ल्ड की लिमिट थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हम जो बोल रहे हैं ये लगभग 35-40 शब्द के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि भावनाओं में इतना बह जाते हैं ना कि शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव इस समय से इस समय तक हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इन्होंने दी, वो सब जरूरत ही नहीं है। जो पूछा है उसको बताओ, सीधे सीधे बताओ। सीधे भूमिका में यही पूछा है नगर नियोजन, यहां पूछा कि आधुनिक भारत में हम कौन सी विशेषताएं अपना सकते हैं, तो इसको बताओ सीधे सीधे। जैसे आप लिख सकते हैं वर्तमान समय में भारत के नगरों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इन समस्याओं के सुधार के लिए अगर हम प्राचीन हड़प्पा सभ्यता पर ध्यान दें तो हमें अनेक महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा हम वर्तमान में इस सभ्यता में सुधार ला सकते हैं या वर्तमान में हम अपना सकते हैं। आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इन चीज को लेते हैं। ठीक, तो ये है आपकी भूमिका। अब बात करते हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट मतलब प्रश्न का आंसर। चलिए, तो भूमिका के हमने 3-4 तरीके आपको बता दिए हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लिखेंगे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। और हाँ, इस प्रोग्राम को इस बार फेल नहीं होने देना। 3 प्रोग्राम है आपके लिए शुरू जो कर रहे हैं। पहला, सुबह 7 बजे डेली ना सही, हर 2 दिन 3 दिन में जब भी कोई मुद्दा आएगा उसको डिटेल से समझाएंगे। उसमें मेंस का क्वेश्चन भी दे देंगे आपको करने के लिए, और साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देंगे 1-2। इसके बाद 11 बजे आपको डेली देंगे, ये आंसर डेली मिलेगा ये। इसके अलावा रात में 9 बजे एमसीक्यूज। शुरू तो किए हैं बहुत उम्मीद से, लेकिन अगर फेल हुआ 15-20 दिन देखेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि बेकार में किसी चीज को ढोने से कोई मतलब नहीं होता है। अब सुनिएगा, अब बात करते हैं मुख्य भाग। तो मुख्य भाग को तोड़ेंगे, क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा क्या तोड़ना है। लिखा है हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की सभी विशेषता नहीं कहा है, कहीं लिखा कि सभी विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विशेषताओं का वर्णन कीजिए, नहीं, हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्हें आधुनिक भारत में हम अपना सकते हैं। तो पहले सोचना पड़ेगा कि आधुनिक भारत में हम क्या क्या अपना सकते हैं, हम अपने नगरों को लेकर क्या करना चाहते हैं, क्या क्या प्राचीन आधुनिक भारत में हमको नजर आ रहा है जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं अपना सकते हैं। अब ये नहीं कहिएगा वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हड़प्पा में तो नहीं थी डिजिटल तकनीक, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी कमियां आपके नंबर को तुरंत काट देती हैं। अब सुनते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्हें हम उन विशेषताओं का वर्णन, एक एक शब्द सुनिएगा, उन विशेषताओं का वर्णन। मॉडल आंसर है इसके बाद, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, उसको बाद में दिखाया करेंगे। उन विशेषताओं का वर्णन जिन्हें हम आधुनिक भारत में अपना सकते हैं। इसको और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा। उन विशेषताओं का वर्णन जिन्हें हम आधुनिक भारत में अपना सकते हैं। अब सोचना पड़ेगा आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि कौन कौन सी विशेषताएं जिसे हम अपना सकते हैं आधुनिक भारत में। यहीं से आपका दिमाग खुलेगा। यही आंसर राइटिंग का पहला तरीका होता है, दिमाग पर जोर डालो, किताब पर नहीं। किताब से नहीं होता एग्जाम में, हालांकि किताब में आपने पढ़ा है इसके बारे में, आप दिमाग पर जोर डालो। तो यानी हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं की बात करनी है जिन्हें हम आधुनिक भारत में अपना सकते हैं। तो सोच कर देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप कहेंगे अच्छा ये रिकॉर्ड ही आज 11 बजे हो रहा है तो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया करें, क्योंकि स्टूडियो खाली नहीं रहता है। अब देखिए, सबसे पहले नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग।
समझाते चलते हैं, आपको बुद्धि खुलती जाएगी। बाकी मॉडल आंसर है, चिंता ना करना, ठीक है। नगर नियोजन, देखिए आज के समय में अगर आप नगरों में देखोगे, अभी बरसात का मौसम नहीं आया है, बरसात का मौसम आते ही जैसे बरसात होगी, शहरों की सड़कें पानी में डूब जाएंगी, नाले ओवरफ्लो हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। और हड़प्पा सभ्यता में चले जाइए आप, हालांकि हड़प्पा सभ्यता में यह कहा जाता है कि उसका विनाश बाढ़ के कारण हुआ, लेकिन बाढ़ तो बात की बात है। पहले समझो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से नगरों को बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में नगरों को बसाने का तरीका अगर आप देखेंगे ना, तो नगर ऐसा बसा हुआ है, अधिकांश नगर, ये नदी बह रही है, नदी, और ये क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता में नगरों को इस प्रकार से बसाया गया है कि एक भाग यानी पश्चिमी भाग टीले पर बसा हुआ है, टीला मतलब ऊंचाई पर, पूर्वी भाग नीचे है जमीन के साथ समतल पर और नदी के पास में है। यहां पर रहने वाली आबादी नॉर्मल लोग है, सामान्य लोग, यहां पर उस समय के वीआईपी लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता को ऐसा बनाया गया था कि बाढ़ की स्थिति में भी ये पानी किसी भी कीमत पर प्रशासनिक भवनों को, प्रशासनिक अवसंरचनाओं को बर्बाद न कर सके। ये टाउन प्लानिंग है। और नगरों को बसाने के लिए अगर आप देखेंगे ना, जो सिस्टम था उसमें पूरे नगर को चारों तरफ से दुर्गीकृत किया गया था। क्या किया गया था? दुर्गीकृत नगर। दुर्गीकृत का मतलब होता है कि जैसे नगर है तो चारों तरफ दीवार बना देना, सिर्फ एक जगह से या दो जगह से आने जाने का रास्ता बना देना। तो नगर नियोजन में क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे सड़कों के बारे में। अगर हड़प्पा सभ्यता के नगरों की आप सड़कें देखेंगे तो इस प्रकार के मेथड पर आधारित थी। 90 डिग्री का कोण बनाती थी सभी सड़कें। जैसे यहां से जाओगे 90 डिग्री, यहां से जाओगे 90 डिग्री। इसको कहा जाता है चेक बोर्ड सिस्टम, चेक बोर्ड मेथड। शतरंज की तरह बन गए ना, शतरंज की तरह, इसलिए इसको कहा जाता था चेक बोर्ड मेथड। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चेक बोर्ड मेथड पर आधारित हैं। ये क्या थी वहां की विशेषता। इतना ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य सड़क होती थी जिसको राजपथ कहा जाता था, वो बहुत अधिक चौड़ी होती थी। अन्य सड़कों की तुलना में उसकी चौड़ाई अधिक होती थी। साथ में सड़कों के साथ साथ नगर पश्चिमी और पूर्वी टीले में बटा होना, पश्चिमी व पूर्वी टीले में बटा होना। इतना ही नहीं, अगर हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे तो 7 मंजिला मकान तक होने के प्रमाण मिले हैं। यानी दो से अधिक ऊंचे, 2 मंजिलों से अधिक ऊंचे मकान, 2 मंजिल से अधिक ऊंचे मकान। कुछ नगर ऐसे थे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे मोहनजोदाड़ो, उसके बारे में कहा जाता कि हर घर से कुआं के प्रमाण मिले हैं। कुआं, समझ में आ रहा है? ये सारी विशेषताएं देखिए ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता की अगर नगर नियोजन की बात करेंगे, टाउन प्लानिंग की इतनी जोरदार थी। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे नगरों को बसाया गया था सुनियोजित तरीके से, ताकि वो बाढ़ से भी सुरक्षित रहें। इतना ही नहीं, हड़प्पा में जो मुख्य सड़क होती थी वो उसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती थी, अन्य सड़कों की चौड़ाई उसकी तुलना में कम होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको ऑक्सफोर्ड मेथड कहा गया है, चेक बोर्ड मेथड कहा गया है। इस प्रकार से, और जो घर बनाए जाते थे वो मेन सड़क की ओर गेट नहीं खोलते थे, बल्कि गलियों की ओर गेट खोलते थे, ताकि व्यापार वाणिज्य के मार्ग में बाधा ना उत्पन्न हो सके। इतना ही नहीं, नालियों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया गया था। हालांकि नालियों की बात तो हम यहां करेंगे ड्रेनेज व्यवस्था में। धौलावीरा से इसके प्रमाण भी मिलते हैं, है ना। ड्रेनेज यानी जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। आज यही तो समस्या है हमारे नगरों में, पानी बरसता है तुरंत नगर लबालब हो जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो नालियों की बेटर व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, नालियों को पक्का करने का भी प्रयास किया गया था। कुछ नालियां जो पक्का करने का प्रयास किया गया था। नालियों में मैन होल भी बने होते थे। अब कहेंगे मैन होल क्या होता है? मैन होल का मतलब है एक नाली जो इस प्रकार से बह रही है ना, इसमें यहां पर गड्ढा कर देना। इससे क्या हुआ, पानी के साथ साथ जो कण आ रहे हैं ना धूल के, ये यहां चले जाते थे, बाद में इसकी सफाई कर लेते थे और ऊपर पानी बहता रहता था। ये भी व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, नालियों को ढका भी जाता था, कुछ जगह ढकने के प्रयास भी हुए हैं। समझ में आ गया? ये सारे प्रयास थे। अब सारे पॉइंट तो नहीं लिख पाएंगे, लिमिट है, बर्ड लिमिट है, क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात हमको अपनानी पड़ेगी, महत्वपूर्ण बात हमको लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा जल संचयन या जल संचय,
अगर आप हड़प्पा सभ्यता में जल संचय को लेकर देखोगे तो बहुत बड़े प्रयोग हुए हैं। खासकर धौलावीरा को देख लीजिए। धौलावीरा में बकायदा पत्थर का चट्टान का डैम बना हुआ है। धौलावीरा में डैम बनाया गया है। समझ में आ रहा है? धौलावीरा में डैम बनाया, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सोची डैम बनाकर बकायदा उसके पानी को प्रिजर्व संरक्षित करने का प्रयास किया। कितनी बड़ी बात है, उस समय हम लोग ये कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में सब कोई जान नहीं रहा है। इसके अलावा माप तौल की पद्धति, हड़प्पा सभ्यता में देखोगे माप तौल की पद्धति थी। माप तौल, यानी हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की एक ऐसी पद्धति थी जिसको सभी जगह अपनाया जा रहा था। यानी इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता में माप तौल की समान पद्धति दिखाई देती है। ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इसको भी अपना सकते हैं। समझ में आ गया? एक यूनिक सिस्टम या एक यूनिवर्सल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। ये सारी विशेषताएं क्या हैं जो हम आधुनिक भारत में अपना सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, हालांकि ये सारी चीजें मिलकर आ जाती हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर इतना ही नहीं, आज के समय में देखोगे अमेरिका जैसे देशों में हर घर में दो दो चार चार बंदूक मिलती हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखोगे तो अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि वो शांति प्रिय समाज की ओर थे, मतलब शांतिवादी समाज थे, लड़ाई झगड़े पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे। तो सोचो ऐसे अगर राज्य का निर्माण किया जाए जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, कितना खुशहाली रहेगी। तो इन चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर जिक्र कि अस्त्र शस्त्र कम, अस्त्र शस्त्र कम प्राप्त। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं। इन पॉइंटों को विस्तार से लिखोगे यही बहुत हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब आप लिखेंगे तो कैसा लगेगा ये प्रश्न। ये कुछ प्रश्न ऐसा लगेगा, शुरुआत से बता रहे हैं, जैसे प्रश्न आपके सामने रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्हें आधुनिक भारत में हम अपना सकते हैं। सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता विश्व की उन प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जिसकी अपनी विकसित नगर नियोजन प्रणाली और जल संरक्षण की क्षमता, साथ में उन्नत सिविल इंजीनियरिंग वर्तमान समय में हम आधुनिक नगरों में अपना सकते हैं। वर्तमान में यदि उन विशेषताओं की बात करें जिनको हम हड़प्पा सभ्यता से सीख सकते हैं, तो उसके अंतर्गत पहली विशेषता के रूप में नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित और विकसित ढंग से बने हुए थे। खासकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा इत्यादि मुख्य नगर हैं जहां पर नगर नियोजन की प्रणाली बहुत आधुनिक है। यहां पर नगरों को बसाने के लिए एक टीले का निर्माण किया गया है और इसको चारों तरफ से दुर्गीकृत किया गया है। अधिकांश नगरों में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जहां सड़कों को एक चेकबोर्ड मेथड पर आधारित बनाया गया है जिससे व्यापार वाणिज्य में सहूलियत और आसानी होती है, इसी प्रकार मुख्य सड़क की ओर मकान के गेट नहीं खोलकर गलियों की ओर इसके गेट खोले जाते थे ताकि व्यापार वाणिज्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी है यहां पर। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से जल निकास प्रणाली की उन्नत व्यवस्था थी जहां हर घर में स्नानागार देखने को मिलता है और स्नानागार का पानी सीधे सीधे नालियों में जाता है। नालियों को कुछ जगह पक्का बनाने का प्रयास किया गया है। नालियां ऊपर से ढकी होती थी, नालियों में मैन होल होता था और इस मैन होल को समय समय पर सफाई की जाती थी। इस प्रकार से हड़प्पावासी स्वच्छता को भी ध्यान में देते थे जल निकास के साथ साथ। अगला सुनिए, जल संचय। जल संचयन की उन्नत प्रणाली के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से देखने को मिलते हैं जहां जल को संग्रहित करने के लिए चट्टान के डैम का निर्माण किया गया। माप तौल की पद्धति से और अधिक सभ्यताओं से अलग बनाती है क्योंकि माप तौल की यहाँ एकल पद्धति या एक समान पद्धति देखने को मिलती है। सिविल इंजीनियरिंग में बेहतर उन्नत अस्त्र शस्त्र। हड़प्पा सभ्यता में अस्त्र शस्त्र कम देखने को मिलते हैं जिससे लगता है कि समाज प्रगतिशील सोच का था, ना कि लड़ने पर यकीन रखता था। बस हो गया, और क्या करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला मतलब, अच्छा हाँ, इस बार तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये आप समझेंगे, ये भी जरूरी है, इसको भी भेज देंगे, है ना। आज की क्लास लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ा।
अगली क्लास से थोड़ा सा सुकून से लिखा करेंगे, 20 मिनट का समय रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन समझाना होगा। लेकिन इसको आज पहली क्लास है तो उम्मीद करते समझ में आएगा, जरूरी था समझाना। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जिसका विस्तार लगभग आज के 3 देशों में है, इस सभ्यता के अनेक लक्षणों को अपनाकर हम वर्तमान में नगरीकरण से संबंधित चुनौतियों से निपट सकते हैं और अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जल निकास की प्रणाली ध्वस्त है और साथ में जल संचयन की प्रणाली भी उतनी उन्नत नहीं है। नगरों में होने वाली दुर्घटनाएं, नगरों में होने वाली अनेक सड़क दुर्घटनाएं उन्नत नगर नियोजन न होने के कारण ही होती हैं। इन सभी चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। कैसे? इन विशेषताओं को अपना करके। बस हो गया आपका निष्कर्ष। सिर्फ प्रैक्टिस करो, कुछ मत करो। जब लिखोगे ना, ये है हड़प्पा, देखो चित्र दिखा देते हैं, ये है हड़प्पा सभ्यता, ऐसी कुछ रही होगी। सोचिए, हमने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया था उस समय जब दुनिया इन सब चीजों से वंचित थी, जानती ही नहीं थी। सोचिए, अच्छा पक्की ईंटों का प्रयोग, ये भी लिखिएगा। हालांकि अब प्रयोग हो रहा है, लेकिन उस समय, आज के समय क्या होता है ना, जैसे एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है, तो यहाँ एक ईंट जोड़ी जाती है, एक ईंट यहाँ। उन लोगों ने एल आकार की ईंट बनाई हुई थी, यानी ऐसी ईंट जो जुड़ी हुई है, कॉर्नर पर रख दीजिए तो पूरा मजबूत हो जाएगी। ऐसा मतलब किस लेवल के लोग थे, क्या इंसान थे। देखिए कितने शानदार तरीके से ये देखिए भवन बने हुए हैं, ये डैम बना हुआ है, डैम में सीढ़ियां बनी हुई हैं आराम से उतरने के लिए, कितना बेहतरीन है ना? और देखिए, ये देखो, ये नालियां वगैरह देखो, क्या शानदार तरीके से नालियां बनी हुई हैं। ऐसी सभ्यता रही होगी, देखो एकदम। ये देखो, ये एकदम, ये नक्शा दिया हुआ है कि मकान कैसे होते थे। ये जो देख रहे हो, ये मकान में ये गली है, ये गली गली की ओर गेट खुलते हैं, मेन सड़क नहीं है। ये देखो एकदम, क्या सोच रही होगी भैया, हद है। ये प्रमाण है इसके, देखो कुआं वगैरह, ये कुआं देखने को मिला है। इन सबको देखो ध्यान से और सीखो। और ये है आपका आंसर जिसकी बात कर रहे थे, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है? इसमें लिख दिया है पूरा। बस इतना है, चलिए चलते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इस क्लास को जितना हो सके आगे बढ़ाइए। और इसलिए नहीं कह रहे कि हमारा कोई फायदा है, अगर सही मायने में एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए बाद में अलग से पे करते रहोगे, बाहर बहुत ज्यादा पे करोगे, परेशान हो जाओगे। सिखा रहे हैं फ्री में तो सीख लो आराम से।